हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम क्लास 12 का फंक्शन चैप्टर को लेकर आए हैं। फंक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं कि फंक्शन कहते किसको हैं, क्या होता है फंक्शन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो है चैप्टर थ्योरी चलेगा, ये गेस क्वेश्चन नहीं है। पूरा फंक्शन में जितना आपको पढ़ना है, इसके पहले हम गेस क्वेश्चन डाल रहे थे और डाला भी हुआ है। बहुत सारा गेस क्वेश्चन चैप्टर का 12 का डाला हुआ है। तो आज हम फ्रेश एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें फंक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ बता दे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा एडवर्टाइज में कि मेरा ये वीडियो मैं शूट करता हूँ डाल्टनगंज के पलामू ज़िला से। तो डाल्टनगंज में एक मेरा इंडिविजुअल क्लास इवनिंग बैच भी शुरू हो गया है। वहाँ पे 11, 12 या फिर जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उस तरह के बच्चों का वहाँ पे क्रैश कोर्स कराया जाता है। जो इस बार 12 में गया है बच्चा, उसको जो है फ्रेश अगर पढ़ना है, मेंस लेवल की पढ़ाई करना है, एनडीए निकालना है, एयरफोर्स ने भी किसी भी तरह का अगर एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावे और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप वहाँ पे हमसे मिल सकते हैं। और ये आपको एडवर्टाइज में नंबर भी दे रखा है, आपको दिख भी रहा होगा सारा चीज़, ठीक है। और ये आप जो है 9162 वाला 9162050407 वाला नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, सर बैच टाइमिंग क्या है ना। तो वो अगर जेई मेंस या फिर एनडीए का प्रिपरेशन करना है, साथ साथ इंटर का भी, तो आप हमसे बेखौफ मिल सकते हैं। पूरा फुल्ली डिटेल्स और पूरी स्टाइलिश आपको व्यवस्था दे दिया जाएगा। तो आज हम अपने चैनल पर फंक्शन चैप्टर को लेकर आए हैं। फंक्शन कहते किसको हैं, क्या होता है फंक्शन। काफ़ी स्टूडेंट को फंक्शन में दिक्कत होती है, फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आज हम क्लास 12 के लिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि 11th में भी फंक्शन पढ़ना है, 11th वाला बात को हल्का सा स्किप करके हम क्लास 12 का फंक्शन को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन चैप्टर को, जहाँ तक कि यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख भी रहे होंगे। तो फंक्शन चैप्टर को ही हम समझाते हैं आपको। अब देखिए फंक्शन क्लास 12 का जो हमारा यहाँ दिख रहे हैं आप फंक्शन, ये फंक्शन में सबसे पहले ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये क्लास 11th के लिए, ये क्लास 11th में ही इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लिए थे। ये सब जो हमारा पॉइंट है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये पॉइंट को हम लोग क्लास 11th में ही बहुत अच्छा से डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आप नहीं किए होंगे, क्लास 11th में नहीं पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड भी मेरा वीडियो रिलेशन का भी या फिर फंक्शन का 11th क्लास का भी हमारा आ जाएगा। अभी हम आपका वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए। तो ये चीज़ को हम लोग पहले ही फंक्शन चैप्टर क्लास 11th में ही डिस्कस कर लिए थे। आज क्लास 12 में फंक्शन डेफिनेशन वही है। ये फंक्शन में लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पेटिव सेट, हम दो नॉन इम्पेटिव सेट ले रहे हैं। ये नॉन इम्पेटिव कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि उसमें एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट नहीं होगा नहीं, उसमें एलिमेंट होगा। जैसे हम एक सेट ए लिए और इसमें 1 2 3 लिख दिए, मेरे बात को बहुत गौर से समझिएगा आप लोग, ठीक है। एक सेट और ले लिए, इसमें हम लिख दिए 1 4 9, हमको लेना है, हम लेट कर लिए सेट को, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पेटिव सेट, दो सेट ले लिए। देन अ फंक्शन एफ, ये लिखा हुआ है एफ, ठीक है, फंक्शन एफ से डिफाइंड है। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी इज अ रूल और मेथड या क्रॉसपॉन्डेंस, उसके अनुसार क्रॉसपॉन्डिंग। तो कहा जा रहा है सेट क्रॉसपॉन्डिंग इसलिए कि सेट ए के अकॉर्डिंग बी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे दो सेट लिए, वो भी नॉन इम्पेटिव सेट, तो एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो रहा है सेट ए से सेट बी में, जो एक रूल मेथड या क्रॉसपॉन्डेंस विच एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए, विच एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का जो एलिमेंट है वो एसोसिएट होगा, वो साझा करेगा, वो उससे मिलेगा,
किससे मिलेगा? तो एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट टू एलिमेंट सेट बी। क्या होगा कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी से क्या करेगा? एसोसिएट करेगा, ठीक है, उससे मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा? तो यहाँ लिखा हुआ है सच दैट, इस तरह से मिलेगा, तभी हम उसको कहेंगे कि ये फंक्शन है। फंक्शन देखिए बहुत सारा होता है, ठीक है, ये आप 11th में डिस्कस किया है, इससे भी ज़्यादा होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि दो नॉन इम्पेटिव सेट दिया हुआ है और सेट ए सेट बी से इस तरह से एसोसिएट होगा। किस तरह से एसोसिएट होगा? तो सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी, कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से एसोसिएट होगा। बस, इसके अलावा अब एसोसिएट होगा, इतना ही नहीं, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कह रहा है कि सेट ए के जितना भी एलिमेंट्स होगा वो बी से यूनिकली क्या करेगा? एसोसिएट होगा। मतलब 1 तो सिर्फ कोई इन तीनों में से कोई एक से, तब ना यूनिक हुआ। 1 सिर्फ एगो से, चाहे 1 से 4 से 9 से, किसी एक से। 2 किसी एक से। 3 किसी एक से, चाहे 1 से, चाहे 4 से, चाहे 9 से। यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक एसोसिएट होगा। तो जब यूनिक एसोसिएट होगा तभी उस तरह के फंक्शन को, जब इस तरह का व्यवस्था हमको अगर दो सेट के बीच में मिल रहा है तो कहेंगे कि यह एक फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर दो सेट के बीच में फंक्शन निकाल रहे हैं तो फंक्शन होने के लिए सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट होगा, मिलेगा, और सेट ए का एलिमेंट के सेट बी के साथ यूनिक क्या होगा? एसोसिएशन होगा, यूनिक मिलवर्तन होगा, यूनिक इमेज बनेगा। उसको मैपिंग से भी हम सिखा देंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलना चाहें तो फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यही ओरिजिनल फंक्शन का डेफिनेशन है। फंक्शन का अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो यही हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसके साथ सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। साफ यहां लिखा हुआ है, इफ एफ इज अ फंक्शन, तब हमारा एफ एक फंक्शन हो जाएगा। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वी राइट एज ए टू बी, या इसी को लिख देंगे ए से लेकर बी तक, यहां लगा दो एफ, तभी ए से बी में हमारा फंक्शन होगा। मेरे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक थ्योरी है, ठीक है। इस चीज़ को बढ़िया से वीडियो पॉज करके नोट भी कीजिएगा कि हम अभी तक सर हम सीख गए। अब हमको कोई भी दो सेट दिया हुआ रहेगा ना, पता करना होगा ना कि फंक्शन है कि नहीं। तो रिलेशन ही बाबू फंक्शन होता है, और जिसमें रिलेशन हो रहा है उसमें फंक्शन जरूर होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन हमारा रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन को हम फंक्शन कह देंगे। तो यहाँ बात को समझिए कि दो सेट हमारा दिया हुआ था, एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट से इसमें इमेज बन रहा है, प्रत्येक एलिमेंट से यूनिक इमेज, मतलब कि 1 से सिर्फ 1 का ही, यह नहीं कि 1 का 1 से भी बन गया, 1 का 4 से भी बन गया एक ही बार में, ठीक है। तो उस तरह से हमारा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 का 1 से इमेज बना, इसको हम अडड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 का 4 से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर फंक्शन का अडड पेयर कुछ ऐसा आ रहा है कि फंक्शन डिफाइंड है, अगर हम यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, या इसको हम लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हम अगर एक्स का वैल्यू को हम कुछ रखते हैं, ये हमारा एक्स ये वाई मान लो, तो वाई में मिलना चाहिए। अगर मान लो कि अभी हम एक्स के जगह पर 1 रखें तो वाई का वैल्यू 1 मिल गया,
ठीक है। अब फिर कभी और एक रखेंगे तो हमारा क्या 4 मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता है। तो जब इस तरह का कंडीशन अगर हमको इस तरह से मैपिंग किया हुआ दे दे या ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ दे दे कि 1 4 1 1 1 4, तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये रिलेशन हुआ कि नहीं, कहोगे सर एकदम होगा। तो यही चीज़ को मैं अभी सिखा रहा हूँ, हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख लो फंक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ कंडीशन पे हमारा नहीं भी हो सकता है, तो ये चीज़ को ध्यान में हमको रखना है, ठीक है। फंक्शन को पकड़ेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए हमको एक सेट से दूसरे सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर यूनिक इमेज हो रहा है तो फंक्शन कहेंगे। अगर देखिए 1 से 1 1 से 4 हो गया, तो 1 अभी तक दे रहा है तो 1 आ रहा था, सही है। लेकिन फिर 1 देंगे और फिर 4 आ ही नहीं सकता है, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप जो है इस पॉइंट को नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं और फिर समझाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, वहां तक हम फंक्शन को देख लिए थे, फंक्शन का डेफिनेशन को समझ गए थे। उसके आगे वाला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर हमको एक सेट दे दिया जाए, सेट हम ऐसा हम लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 4 9 16, ठीक है। मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, 16 ये दो सेट लेट कर लिए। इसमें कह रहा है कि ए मतलब 1, अगर 1 बिलोंग्स टू सेट ए कर रहा है, इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ, इसमें कोई एक बी ले लो, स्मॉल बी का मतलब एलिमेंट, बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए। बी जो हमारा होगा, ए का क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। और ए को हम बोलेंगे प्री इमेज, क्या बोलेंगे, प्री इमेज, या फिर बोल देंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इमेज ऑफ ए अंडर एफ। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए, या इसी को कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए, कि ए पर हमारा फंक्शन क्या हुआ। ये तीनों पॉइंट को बहुत अच्छा समझना है। या तो एफ इमेज ऑफ ए कह देंगे क्योंकि ए का इमेज क्या हुआ, फिर अ फंक्शन डिफाइंड होगा कि अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब एल्सो ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी, तो फिर हम ए को क्या बोलेंगे, बी का प्री इमेज अंडर द फंक्शन एफ। तब वी राइट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये बी हो गया, बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप लिखिए, बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप लिखिए, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मैपिंग से समझाते हैं क्लियर, कि अगर सर ये ए है और ये सेट बी हो गया, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें 1 4 9 16 है। अब फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो एक्स स्क्वायर से है, मतलब कि बी बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब क्या है कि हम अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखने के बाद 9 आया। तो क्या ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है कि नहीं, तो हम दिखा देंगे इमेज बनाकर। इमेज बनाए तो कहे कि देखिए सर, एक सेट ए लिए 1 2 3, सेट बी लिए 1 4 9 16, और प्रत्येक ए का, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज है सेट बी में। इसका मतलब कि फंक्शन है, इसका मतलब कि फंक्शन है, मतलब कि b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसी को हम कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। कि कैसे है, क्योंकि सबका यूनिक इमेज मेरा बन रहा है, ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। द सेट ए इज नोन एज द डोमेन, और सेट ए होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। इसके बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ जो लिखे हैं उसके बारे में समझा दे रहे हैं। ऑफ एफ एंड द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन, अब सेट बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। द सेट ऑफ ऑल एफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जितना भी फंक्शन का इमेज होगा सेट ए का, इज नोन एज द रेंज ऑफ एफ
इज नोन एज द रेंज एफ इमेज। एफ इमेज कहने का मतलब कि बी, ठीक है। तो सेट ए का जितना भी एफ इमेज होगा, मतलब कि सेट ए से जितना इसमें एलिमेंट रिलेटेड है वही हमारा फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या होगा, रेंज हो जाएगा। तो इज नोन एज रेंज ऑफ एफ या इमेज ऑफ सेट ए, या उसको हम कह सकते हैं इमेज ऑफ सेट ए अंडर एफ, ठीक है। इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ ए कहिए, जो आप पुट कीजिएगा वो मिलते जाएगा। या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा जो एक्स बिलोंग्स टू क्या करेगा, ए को, एक्स बिलोंग्स टू ए को करेंगे। ये एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, सेट ए को। इसी को हम कहते हैं रेंज। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, डोमेन, डोमेन, कोडोमेन और आ गया रेंज। तो डोमेन कहेंगे किसको, ये तो इतिहास लिखा ही हुआ है आपको पढ़ने समझने के लिए, नोट्स करने के लिए, लेकिन ओरिजिनली हम डोमेन कहेंगे किसको, तो डोमेन हम उसको बोलेंगे जो हमारा इनपुट वैल्यू होता है वही डोमेन होता है। किसी भी फंक्शन में जो वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं वो मेरा डोमेन हो गया, ठीक है। अब पुट करने के बाद जो चीज घूम फिर के आ रहा है, मतलब आउटपुट, वो हमारा हो जाएगा रेंज। क्या हो जाएगा, रेंज। और मान लिया जाए कि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है, और इनपुट देने के बाद भी, आउटपुट मिलने के बाद भी कुछ उसमें रह जा रहा है, तो आउटपुट प्लस कुछ रहना पूरा हो गया कोडोमेन। आउटपुट प्लस कुछ उसमें रह जाना कोडोमेन। जैसे यहां देखिए, सेट ए में अगर डोमेन लिखना होगा तो 1 2 3 लिखेगा, क्योंकि सबके साथ इमेज बना है। मेरे बात को बहुत ध्यान से गौर से समझना है। फंक्शन कब नहीं होगा इसको भी हम डिफाइन करेंगे। 1 2 3, अब सबके साथ तो इमेज बना है, वो भी यूनिक इमेज। फंक्शन को डिफाइंड किया, फंक्शन को डिफाइंड किया, डिफाइंड होने के साथ साथ यदि फंक्शन है तो हम इसका डोमेन निकालेंगे 1 2 3। अब इसका कोडोमेन, तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जितना भी सेट बी में एलिमेंट है सबको डोमेन। हम बोले कि इनपुट देने के बाद अगर कुछ आउटपुट आ जाता है तो हम उसको कहेंगे रेंज। रेंज में क्या लिखेंगे, 1 4 9। 16 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आएगा, लेकिन ये कोडोमेन में आएगा। वही बोले कि कुछ आउटपुट निकलने के बाद अगर कुछ रह जाता है तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या होगा, 1 4 9 16। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सर डोमेन क्या होता है। अगर फिर से समझना है, डोमेन जिस वैल्यू को हम किसी फंक्शन में पुट कर रहे हैं वो हमारा डोमेन हो गया। पुट करने के बाद जो चीज़ निकल के आ रहा है वो हमारा रेंज हो गया, और जो हम पुट कर रहे हैं निकल रहा है, कुछ बच भी रहा है, मतलब ऑल ओवर टोटल अगर सेट की बात किया जाए तो ये कोडोमेन हो गया, ठीक है। सेट बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन। तो कोडोमेन बिलोंग्स टू रेंज। कोडोमेन भी हमारा रेंज बनता है, कोडोमेन ही हमारा रेंज बनता है। रेंज को कोडोमेन नहीं कहेंगे, रेंज हमारा कोडोमेन बन ही नहीं सकता है, किसी किसी खास कंडीशन पर बन सकता है। मान लो कि इसको इरेज कर दिए तो अब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गया, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गया, लेकिन यहाँ ऐसे दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ना दे करके यहाँ हम एक लिख दिए 4, मेरे बात को गौर से समझिए, 4 हम बोल रहे हैं कि तो फंक्शन है सबके का यूनिक इमेज बन गया, लेकिन यहाँ देखिए 4 बच गया, इसके साथ कोई भी इमेज बना नहीं, इसके साथ कोई इमेज नहीं बना। और जब कोई इमेज नहीं बनेगा तो फिर ये फंक्शन को डिफाइंड ही नहीं करेगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा सीख गए आप। कोडोमेन में हमारा 10 को बच जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा इनपुट वैल्यू है उसमें पूरा फुलफिल होना चाहिए। मतलब जब डोमेन फुलफिल है तो फंक्शन है, जब डोमेन फुलफिल है तो फंक्शन है। अगर यहाँ पे कोडोमेन फुलफिल है या फिर नहीं है, कोई इफेक्ट पड़ना है नहीं। जैसे देखो यहाँ इसका कोई इमेज नहीं बना, फिर भी कोई बात नहीं, ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, फंक्शन है, ठीक है।
तो ये चीज को आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि सर डोमेन कहना होगा तो जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। सेट बी का जो ए से रिलेटेड होगा, जो ए से रिलेटेड एलिमेंट होगा वही होता है रेंज, और टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी होता है कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन को समझ गए, फंक्शन के डेफिनेशन को समझ गए, फंक्शन के डिनोटिंग को समझ गए, रिलेशन ही फंक्शन है ये भी समझ गए, हम निकाल लिए। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन आप कब फंक्शन होगा, ग्राफ से कैसे हम चेक करते हैं। फंक्शन को समझ गए, फंक्शन कहते किसको है समझ गए। अब देखिए जैसे हम लोग सीखे थे जब सेट पढ़े थे तो उसमें पावर सेट निकालने के लिए सीखे थे, सबसेट पढ़े तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए सीखे, इसके बाद रिलेशन पढ़े तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए पढ़े, टू द पावर mn। तो उसी तरह से फंक्शन है, जब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो इफ a एंड b आर टू सेट हैविंग m और n एलिमेंट्स respectively then the total number of function from a to b n to the power m, n to the power m। अब कहे कि कैसे हुआ, मान लिया जाए कि हम दो लेते हैं सेट a एंड सेट b, यहाँ पर a1 a2 a3 डॉट 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 n तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेते हैं b1 b2 b3 डॉट डॉट डॉट, इसमें m टर्म तक ले लेते हैं, m एलिमेंट्स है। अब हमको पता है कि एक एलिमेंट का यूनिक इमेज या तो b1 से होगा या b2 से या b3 से, या मतलब हर एक से एक बार होगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन एक ही बार में कितना हो जाएगा। तो a1 का रिपीटेशन कितना तक होगा, अगर बात किया जाए a1 का, तो a1 का रिपीटेशन a1 b1 से a1 b2 से। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा रिपीटेशन हो रहा है a1 लिख देंगे, A1 can be associated in set B m terms तक एसोसिएट होगा। इसी तरह से A2 भी हमारा m टर्म तक होगा, A3 भी हमारा m टर्म्स तक होगा। तो हमको पता है कि सर A1 का रिपीटेशन m बार, A2 का रिपीटेशन n बार। इसी तरह से अगर पूछा जाए n का रिपीटेशन अगर हमारा m टाइम्स में हो, जैसे कहने का मतलब कि n मल्टीप्लाई n कितना बार हो रहा है, m टाइम्स हो रहा है, तो हम यहाँ n टू दी पावर क्या कह देंगे, m। इस चीज़ को आ रहा है समझ में। अगर हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 का रिपीटेशन 3 बार हुआ तो 2 टू दी पावर 3 लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। 3 का मल्टीपल 3 बार तो 3 टू द पावर 3। तो यहाँ पर उसी तरह से हर एक एलिमेंट का रिपीटेशन m टाइम्स तक हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से n का रिपीटेशन, तो n का रिपीटेशन n मल्टीप्लाई n m टाइम्स, तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितना हो जाएगा, n टू द पावर m। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 सेट दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो सेट बी। ठीक है, तो ऐसे हम फार्मूला बना देंगे, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। यहां से हमारा नंबर ऑफ फंक्शन निकल जाएगा, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। जो हमारा कोडोमेन आएगा उस पर हम डोमेन का पावर कर देंगे। कोडोमेन करने का मतलब पूरा सेट, इन्हें के रिलेटेड है या नहीं, पूरा सेट, आज जो इससे है रिलेटेड उससे हम क्या कर लेंगे, निकालेंगे। तो हम सीख गए नंबर ऑफ फंक्शन भी निकालने के लिए, कि जब नंबर ऑफ फंक्शन कहेगा रिलेशन में 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, और यहाँ जो है पावर सेट में निकालने के लिए 2 टू द पावर m अप्लाई करते थे। सबसेट के लिए भी वही फार्मूला होता था। ठीक है, जो रिलेशन में फार्मूला है, और फंक्शन के लिए कोडोमेन टू द पावर डोमेन। तो अभी तक हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन ही, डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। फंक्शन का सिर्फ अभी तक हम डेफिनेशन देखे हैं। नेक्स्ट वाला वीडियो में हमारा आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके पहले देखिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन बार बार परेशान कर देता है। इस रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन क्या है, रियल फंक्शन किसको बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन किसको बोलेंगे, कब जानेंगे कि फंक्शन रियल हो गया, समझिए।
किसी भी तरह का फंक्शन दिया हुआ है। अ फंक्शन एफ ए टू बी, एक फंक्शन डिफाइंड है जो सेट ए से बी तक डिफाइंड है, इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे कब? इफ बी इज अ सबसेट ऑफ आर, यदि बी हमारा सबसेट ऑफ आर, आर इट मीन रियल, आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यदि हमारा बी जो होगा क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, हम कुछ भी यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1 पुट किए तो 1 आ गया, 2 पुट किए तो क्या आ गया जी, देख लीजिए, 2 2 जा 4। तो ये एक रियल नंबर आ रहा है, ये एक रियल नंबर आ रहा है, ये 1 2 3 रियल नंबर है, -1 -2 3 ये सब रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से जब आएगा तो हम फंक्शन को बोल देंगे, चाहे कुछ भी पुट कर रहे हैं, किसी भी तरह का चीज को पुट कर रहे हैं, अगर ये रियल आ रहा है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। या कभी हमारा ऐसा हो जाए कि ये इफ सेट ए एंड सेट बी आर सबसेट ऑफ आर, कि अगर सेट ए और सेट बी दोनों सबसेट ऑफ आर हो जाए, दोनों रियल नंबर को फॉलो कर रहा है, दोनों रियल नंबर का सेट है, तो देन एफ इज कॉल्ड द फंक्शन इज रियल फंक्शन। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर हम लेते हैं तो इसको हम रियल फंक्शन तब कहेंगे, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लिए एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिए एक्स स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 2 3 इधर से पुट किए, यह रियल नंबर आ रहा है क्या, 1 4 9 16। ठीक है, तो इस तरह से ये भी रियल नंबर आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। अब देखिए, हम फंक्शन में पढ़ लिए कि हर एक सेट का बी में यूनिक इमेज ही होना चाहिए। अगर यूनिक इमेज नहीं हो रहा है, सेट 1 के साथ 1 का भी, 1 के साथ 2 का भी रिलेशन हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 4 9 है। ध्यान दीजिए, अभी 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 4 से भी रिलेशन करा दिए। जब कभी भी हमारा इस तरह से मैपिंग बनेगा वो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी हम 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, अभी 1, जब हम यहाँ पे अभी 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया 1, और 1 ही पुट करने के बाद 4 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा, हाँ, इस कंडीशन में फंक्शन हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए 1 2 -1 2, या -2 लिख देते हैं, या यहाँ लिख दो 3 1 4 9। अब यहाँ फंक्शन जो डिफाइंड है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हो, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे हमारा अगर डिफाइंड है तो 1 का सर 1, 2 का 4, -1 का 1, ठीक है, 3 का 9। क्या दिक्कत है? अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लिखिएगा तो 1 1 लिखिएगा, 2 4 लिखिएगा, -1 1 लिखिएगा, 3 9 लिखिएगा। क्या देखो तो इसका डोमेन कभी सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। डोमेन इसका सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ये फंक्शन को डिफाइन करेगा। अगर इस तरह का मैपिंग हो रहा है फंक्शन होगा, लेकिन अगर हमको इसको लिखना होगा तो एक बार लिखेंगे 1 1, एक बार लिखेंगे 1 4। अब ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम कभी नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ, लेकिन ये रिलेशन है, रिलेशन ही फंक्शन होता है, आपको पता है ये रिलेशन है। रिलेशन में ऐसा होता है, एक के साथ सबका करा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंडीशन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का कंडीशन हमारा फंक्शन नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा फंक्शन है क्योंकि यूनिक इमेज है। 1 के साथ 1, -1 के साथ 1 आ रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है? उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम सीख गए फंक्शन निकालने के लिए भी, हम मतलब फंक्शन को टेस्ट करने के लिए भी। अब फंक्शन को ज्योमेट्रिकली कैसे टेस्ट करेंगे? कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, हमको बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखे हैं कि y इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकली एज द ग्राफ। ये मैपिंग पर हो गया है, ग्राफ नहीं, मैप पर हो गया। हमको ग्राफ पर अगर बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, जैसे हमें ग्राफ ले लिए, ध्यान दीजिए इसको,
अब क्या है, हम कहीं से भी कोई इस तरह से हम ग्राफ बना दिए, इस तरह से ग्राफ बना दिए, ठीक है। अब जब इस तरह से जब हम ग्राफ बना दिए तो हमको कोई भी ग्राफ को चेक करना है वाई एक्सिस के पैरेलल करके, वाई एक्सिस के पैरेलल करके कहीं पर भी पैरेलल लाइन दे देते हैं, देखते हैं कि कितना पॉइंट को कट कर रहा है। देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, कहीं पर भी एक ही पॉइंट को कट कर रहा है। तो ये इस तरह का ग्राफ हमारा फंक्शन होगा। लेकिन अगर हमको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ग्राफ कुछ इस तरह का दिया हुआ है, वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी अगर हम पॉइंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी पॉइंट ले रहे हैं, तो जैसे मान लो कि एक ऐसे ले लिए, तो ये एक पॉइंट पर कट किया, ठीक है, यहाँ किए एक पॉइंट पर कट किया, कहीं पर भी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, कहीं पर भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पर जब कट कर रहा है तो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। लेकिन अगर हमको एक से अधिक पॉइंट पर अगर कट कर रहा हो तो वह फंक्शन नहीं होगा। एक से अधिक पॉइंट पर अगर हमारा कट कर रहा हो तो वह फंक्शन का होगी। सर कैसे होगा कि एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा? तो देखिए, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फ्रेश बताते हैं। देखिए फंक्शन एज ज्योमेट्रिकली, हम एक चीज को इसको हम सीख गए, लेकिन अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ग्राफ कहीं ऐसा है, तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर हम देते हैं तो देखिए 2 पॉइंट पर कट गया, और जब 2 पॉइंट पर कट गया तो इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। आइए देखिए, हर जगह पर एक ही पॉइंट पर काट रहा है, देख लीजिए, लेकिन ये देखिए यहाँ अगर करते हैं तो ये भी 2 पॉइंट पर काट दिया, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन होने के लिए, ग्राफ अगर जब भी बनेगा, फंक्शन होने के लिए अगर हम कोई लाइन लेते हैं वाई एक्सिस पर, उसको एक पॉइंट पर कटना है, कहीं किसी भी तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते जाइए। हम एक साइन एक्स का फंक्शन लेते हैं, ठीक है, हम वाई एक्सिस के पैरेलल इसमें कितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप देख लीजिए हर जगह पर एक ही पॉइंट पर कट रहा है। देखिए ई लाइन पर देख लीजिए, ई लाइन पर कैलकुलेशन कीजिए, कहीं पर भी कैलकुलेशन कहीं पर भी कीजिए, ठीक है। लेकिन हम अगर मान लो कि अगर एक हम सर्कल का ले लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा सर्कल है, और सर्कल का इक्वेशन आपको पता है कि सर्कल का इक्वेशन हमको क्या होता है, x² + y² = a²। अब हमको मान लिया जाए कि y² = x², a² - x² दिया हुआ है, कह रहा है कि बताइए फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। हमको पता है कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और जब ऐसा बनेगा तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल करेंगे 2 पॉइंट पर, इलिप्टिकल बनाते हैं, ऐसे करेंगे तो देख लीजिए, तो इस तरह से हमारा फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन होने के लिए अगर ज्योमेट्रिकली बताना है तो ग्राफ है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके 1 and only 1 पॉइंट पर, ठीक है, मतलब कि एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कटना चाहिए, 1 पॉइंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर 1 पॉइंट से ज़्यादा पर अगर इंटरसेक्ट हो रहा है वो ग्राफ, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो आज के क्लास में फ्रेंड हम सिर्फ फंक्शन का इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और उसके कुछ कोर पॉइंट पर डिस्कस किए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बताएंगे, ठीक है। और अब मैक्सिमम आपका चैप्टर वाइज ही वीडियो आएगा, मतलब थ्योरी रिलेटेड आएगा। गेस्ट क्वेश्चन वाला लगभग मैं डाल चुका हूँ, बीच बीच में कभी कभी मैं देते रहूँगा गेस्ट क्वेश्चन का भी। तो थैंक यू दोस्तों।